नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लेसन फर्स्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। ये अन्य बोर्ड जो भी हैं उनमें भी अगर ये टॉपिक है तो वहाँ के लिए भी ये उपयोगी हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र के उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें अर्थशास्त्र का प्रयोग हुआ है। उसकी एक कहावत है, कृषि पालन पालयः वाणिज्यम च वार्तः। तो इस वार्ता शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? आर्थिक क्रियाओं के लिए। कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं? जैसे कृषि हो सकते हैं, पशुपालन है, दूध उत्पादन है या अन्य कोई भी व्यापारिक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में भारत के विचारकों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में अपने विचार दिए हैं, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर जे.के. मेहता, अमर्त्य सेन हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, गोविंद रानडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऐसे बहुत विचारक हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में अपने विचार दिए हैं। अब अर्थशास्त्र की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उससे 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उससे पहले विश्व में अगर हम अर्थशास्त्र के पितामह की बात करते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जो जनक है वो किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, 1774 में एक पुस्तक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था तब से अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र के जो जनक है वो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। और इनकी पुस्तक है, उसका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब प्रकाशित हुई थी? 1774 में। तब से अर्थशास्त्र का जन्म उद्भव माना जाता है। अब अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, एडम स्मिथ के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो धन से संबंधित परिभाषा थी। मतलब एडम स्मिथ ने क्या बताया था कि जो अर्थशास्त्र उसमें धन का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा थी, अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा थी वो किससे संबंधित थी? कल्याण से संबंधित। मतलब इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन दोनों विचारों की प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा आलोचना की गई थी और फिर उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी थी वो कौन सी थी? सीमितता प्रधान परिभाषा। ठीक है, जिसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र में असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा कैसे पूरा किया जाता है, उसका जो चयन किया जाता है, उनसे संबंधित जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। जबकि प्रोफेसर सैमुअल्सन जो हैं, प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन, इन्होंने आर्थिक क्रियाओं को जो परिभाषा दी है वो विकास से संबंधित परिभाषा दी है। ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था में हम जो गत्यात्मक की बात करते हैं, परिवर्तनशीलता की बात करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और एक परिभाषा है प्रोफेसर जे.के. मेहता की, जो है आवश्यकता विहीनता परिभाषा। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने क्या बताया कि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति जो है आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में जब सफल हो जाता है तो वो अध्ययन की जो विषय वस्तुएं वो कौन सी होती हैं? अर्थशास्त्र में होती हैं। फिर अर्थशास्त्र की अगर हम एक परिभाषा की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनके समाधान की कला है। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है, जो प्रोफेसर मार्शल और एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी उनकी आलोचना करके प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी थी, जिसमें क्या बताया कि अर्थशास्त्र में हम लोगों की जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जो सीमित साधन हैं, तो इन सीमित साधनों का प्रयोग करके असीमित जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जाता है, उसे पूरा करने का जो अध्ययन है, विज्ञान, उनको समाधान करने की जो कला है वो क्या है? एक तरह से अर्थशास्त्र है। तो इस आधार पर हम अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र को क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र एक तरह से सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम समाज और परिवार के सदस्य के रूप में जो व्यक्तिगत इकाई है, चाहे वो उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, फर्म हैं या उनका जो समूह है, उनके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। दूसरा,
अर्थशास्त्र जो है उसमें अर्थव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, ऐसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो धन से संबंधित होती हैं। और तीसरा, इसमें लोगों की जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं उससे सीमित साधनों के द्वारा कैसे पूरा किया जाए उसका अध्ययन किया जाता है। तो 3 प्रमुख विशेषताएं हम अर्थशास्त्र की कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की बात करते हैं तो जो अर्थशास्त्र हैं इसके क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसी एक उपभोक्ता, एक फर्म या उनके समूह के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करने के साथ साथ में व्यक्तिगत जो छोटे छोटे समूह हैं उनका अध्ययन भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब संपूर्ण समूह का जिसका संबंध पूरे देश से है उसका हम अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याएं, तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय आय की बात की जाए, संपूर्ण कुल रोजगार की बात की जाए, सामान्य कीमत स्तर की बात की जाए, आर्थिक विकास का जो स्तर है या वितरण का जो समष्टिगत सिद्धांत है, इन सभी का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग है रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1933 में। 1933 में रेगनर फ्रिश ने व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया था। और व्यष्टि और समष्टि शब्दों की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका माइक्रो का मतलब क्या होगा? सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? व्यापक। अब सबसे पहले अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई कौन सी हो सकती हैं? एक उपभोक्ता हो सकता है, एक उत्पादक हो सकता है, एक कोई फर्म हो सकती है। तो जब हम इनका अध्ययन कीमत को ध्यान में रख के करते हैं, जब व्यक्तिगत इकाई जैसे उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक, इनका अध्ययन हम कीमत को ध्यान में रख के करते हैं तो ये हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यक्तिगत इकाइयों का जो अध्ययन है वो कीमत को ध्यान में रख के किया जाता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि हमको एक उपभोक्ता का अध्ययन करना है कि एक उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार से करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हैं। एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम किस प्रकार से करता है, तो उसके लिए वस्तु की कीमत को भी ध्यान में रखा जाता है। तो वस्तु की कीमत को ध्यान में रख के हम अध्ययन करते हैं। चाहे हम वितरण की बात करें, मजदूरी की बात करते हैं, तो श्रम का जो पारिश्रमिक होता है वो क्या होता है? मजदूरी होते हैं। श्रम की कीमत क्या होती है? मजदूरी। पूंजी का अगर उपयोग किया जाता है उसकी कीमत क्या होती है? ब्याज होता है। भूमि का अगर प्रयोग किया जाए बदले में उसको क्या चुकाया जाता है? लगान। तो ये एक तरह से क्या हो गई? उनके लिए कीमत हो गई। तो साधनों को उनके पारिश्रमिक के लिए जो भुगतान किया जाता है, उसको जो कीमत चुकाई जाती है, उनको ध्यान में रख के हम अध्ययन करते हैं। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक का जो अध्ययन किया जाता है वो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को ध्यान में रख के किया जाता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन आंशिक भी हो सकता है और कुल व्यक्तिगत भी हो सकता है। आंशिक का मतलब क्या होता है कि जब हम एक तत्व को परिवर्तनशील मान लेते हैं और एक तत्व को स्थिर मान लेते हैं। जैसे अगर हम मांग का अध्ययन करें तो वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए हम अन्य तत्वों को स्थिर मान लेते हैं। तो जब अन्य तत्वों को स्थिर मानकर हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को हम कहते हैं आंशिक अध्ययन कहते हैं। जबकि कुल व्यक्तिगत की अगर हम बात करते हैं, जब हम आर्थिक इकाई का अध्ययन सभी चरों को परिवर्तनशील मानकर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कुल व्यक्तिगत।
ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो आंशिक भी हो सकता है, जिसमें किसी एक तत्व को स्थिर मानते हैं या एक तत्व को परिवर्तनशील मानते हैं और अन्य तत्वों को, अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा था मांग के बारे में, मांग का अध्ययन करना है तो हम वस्तु की कीमत को स्थिर मान ले और अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, रुचि, फैशन है, इनको हम स्थिर मान लेते हैं। तो इस अध्ययन को हम कहते हैं आंशिक अध्ययन। और कुल व्यष्टिगत में क्या होता है, सभी कारकों को हम परिवर्तनशील मान लेते हैं। जब मांग का अध्ययन किया जाता है तो कीमत को भी परिवर्तनशील मान लिया, उपभोक्ता की आय को भी परिवर्तनशील मान लिया, रुचि, फैशन, इन सभी तत्वों को जब हम परिवर्तनशील मान लें तो इस अध्ययन क्या होता है, कुल व्यष्टिगत अध्ययन होता है। फिर एक हमारा है व्यष्टिगत स्थितिकी। जब हम आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन करते हैं, जो भी आर्थिक चर हैं उनको हमने स्थिर मान लिया कि जैसे हम मांग के नियम का अध्ययन कर रहे हैं, मांग का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लिया। तो जब आर्थिक चरों को स्थिर मानकर कोई अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को हम क्या कहते हैं, व्यष्टिगत स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यष्टिगत तुलनात्मक। तो व्यष्टिगत तुलनात्मक का मतलब क्या होता है, जब हम दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं, दो संतुलन की स्थितियों की अगर हम तुलना करते हैं तो ऐसे अध्ययन को हम कहते हैं व्यष्टिगत तुलनात्मक। जबकि व्यष्टिगत प्रायोगिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यष्टिगत प्रायोगिक, तो प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। तो आर्थिक चरों को जब हम परिवर्तनशील मानकर अध्ययन करेंगे तो ऐसे अध्ययन को हम क्या कहते हैं, व्यष्टिगत प्रायोगिक कहते हैं। ये तो हो गया हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। दूसरा हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, हम आर्थिक समस्याओं, आर्थिक चरों का जो अध्ययन करते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करते हैं। जब आर्थिक चरों का अध्ययन समग्र स्तर पर किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। जैसे हम एक फर्म की आय का अध्ययन कर रहे हैं तो ये किसका भाग है, व्यष्टि का। लेकिन कुल राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका भाग होगा, समष्टि अर्थशास्त्र का। संपूर्ण देश में रोजगार का स्तर कितना है, संपूर्ण देश में सामान्य कीमत स्तर कितना है, जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति है। संपूर्ण देश में कुल बचत स्तर कितनी है, कुल विनियोग का स्तर कितना है, आर्थिक वृद्धि और विकास की क्या स्थिति है, इन सभी समस्याओं का जो संबंध है वो किससे है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। इसलिए किसके भाग हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के। समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय एवं रोजगार सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव की अगर हम बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्भव है वो 1930 में जो मंदी की स्थिति आई थी उसके बाद माना जाता है। उसके बाद में जैसे 1936 में प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने जो प्राचीन विचार थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनके विचारों की आलोचना की थी, जिसमें प्राचीन अर्थशास्त्री क्या बताते थे कि अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है और मांग और पूर्ति हमेशा बराबर होती है। तो इन विचारों की प्रोफेसर किन्स ने आलोचना की थी, क्योंकि ये जो विचार थे 1930 में मंदी की स्थिति आने से गलत साबित हुए थे। तो फिर इन विचारों की आलोचना करके प्रोफेसर किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में, उसमें उन्होंने अपने विचार दिए थे। तब से समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में आंशिक समष्टिगत अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो अध्ययन किया जाता है एक कारक के आधार पर अध्ययन किया जाए और अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। जैसा हमने व्यष्टि में पढ़ा था उसके जैसा सेम आंशिक समष्टिगत का मतलब क्या हो गया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब हम एक कारक के आधार पर करते हैं और अन्य कारकों को स्थिर मान लेते हैं तो ऐसे अध्ययन को हम क्या कहेंगे, आंशिक समष्टिगत अध्ययन। दूसरा हमारा कुल समष्टिगत
जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनशील मान लेते हैं, आर्थिक चरों को सभी को परिवर्तनशील मान लेते हैं। कुल समष्टिगत मतलब कुल चर, जैसे कि राष्ट्रीय आय, इसका संबंध किससे है? पूरी अर्थव्यवस्था से है। कुल बचत स्तर है, कुल निवेश का स्तर है, सामान्य कीमत स्तर है, आर्थिक वृद्धि है, इन सभी का जो संबंध है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, इसलिए इसको हम कहते हैं कुल समष्टिगत अध्ययन। फिर समष्टिगत स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो स्थिति का मतलब क्या होता है? जब हम आर्थिक चरों को स्थिर मान लेते हैं, स्थिर अवस्था में जो अध्ययन किया जाता है, आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं समष्टिगत स्थिति। समष्टिगत तुलनात्मक की अगर हम बात करते हैं तो जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना की जाती है तो उसको हम कहेंगे समष्टिगत तुलनात्मक। और समष्टिगत प्रायोगिक का मतलब जब अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील मानकर, अर्थव्यवस्था को परिवर्तनशील मानकर, आर्थिक चरों को परिवर्तनशील मानकर हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को हम कहते हैं समष्टिगत प्रायोगिक। तो व्यष्टि और समष्टि का हमने अलग अलग विश्लेषण देखा है। इस आधार पर अगर हम दोनों में अंतर करते हैं तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? सबसे पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता या इनका समूह भी हो सकता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल बचत, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम अध्ययन करते हैं वो कीमत को ध्यान में रख के अध्ययन करते हैं, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम अर्थव्यवस्था के छोटे भाग का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका संबंध किससे होता है? आंशिक संतुलन से होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक इकाइयों का, आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किससे होता है? सामान्य संतुलन से होता है। चौथे अंतर की अगर हम बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि में जो परिवर्तन होता है, जब समष्टि में स्थिरता हो तब भी व्यष्टि में परिवर्तन हो सकता है। इसी तरीके से समष्टि की जब स्थिरता होती है तो व्यष्टि की जो बनावट है, परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उपकरण है वो क्या है? मांग एवं पूर्ति। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उपकरण है वो क्या है? समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। तो इस तरीके से हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कर सकते हैं। फिर आर्थिक विश्लेषण की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, निर्भरता के आधार पर, समय तत्वों के आधार पर, और तीसरा उपकरण एवं दिशा के आधार पर। आर्थिक विश्लेषण का जो अध्ययन है वो 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा जो अध्ययन वो है निर्भरता के आधार पर। जो आर्थिक चर हैं उनकी हम निर्भरता की बात करते हैं, तो निर्भरता के आधार पर आर्थिक विश्लेषण 2 प्रकार का हो सकता है। पहला हमारा है आंशिक विश्लेषण। आंशिक विश्लेषण में क्या होता है? जब हमारा आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक के आधार पर किया जाता है और अन्य कारकों को हम क्या करते हैं? स्थिर मान लेते हैं। जैसे मांग का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वस्तु की मांग का जो अध्ययन है वो उस वस्तु की कीमत के आधार पर किया जाए, और अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, इन सभी को हम क्या करते हैं? स्थिर मान लेते हैं। तो जब हमारा आर्थिक विश्लेषण किसी एक तत्व, एक कारक के आधार पर किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे आंशिक विश्लेषण। जब सभी कारकों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे सामान्य विश्लेषण। ठीक है, जब हमारा आर्थिक विश्लेषण सभी कारकों के आधार पर किया जाता है, वस्तु की मांग का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो मांग को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को ध्यान में रख के अगर करें, जैसे अन्य तत्व कौन से हो सकते हैं? वस्तु की कीमत के अलावा प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें, स्थानापन्न वस्तु भी कह सकते हैं इनको हम, पूरक वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय हो सकती हैं, उपभोक्ता की रुचि हो सकती है, फैशन हो सकती हैं। तो जब हम सभी कारकों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो ऐसे विश्लेषण को हम कहते हैं सामान्य विश्लेषण। दूसरा हमारा है समय तत्व के आधार पर आर्थिक विश्लेषण। तो समय तत्व के आधार पर जो हमारा आर्थिक विश्लेषण है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है स्थिति।
तो स्थितिक का मतलब क्या होता है? जब हमारा आर्थिक विश्लेषण समय के एक निश्चित बिंदु पर आधारित होता है। जब हमारा आर्थिक विश्लेषण समय के एक निश्चित बिंदु पर आधारित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थैतिक विश्लेषण। जैसे अभी अगस्त 2019 है, तो 2019 के आर्थिक विश्लेषण हम कर रहे हैं किसी बिंदु के आधार पर, तो उसको हम कहेंगे स्थैतिक विश्लेषण। समय के एक निश्चित बिंदु के आधार पर जो भी विश्लेषण किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? स्थैतिक। कि 2019 में भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, तो ऐसा विश्लेषण क्या होगा? स्थैतिक। दूसरा विश्लेषण हमारा है तुलनात्मक विश्लेषण। इसमें हम क्या करते हैं? दो समय बिंदुओं के आधार पर आर्थिक विश्लेषण जो किया जाता है उसकी तुलना की जाती है कि 2019 में भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, 10 साल पहले 2009 में बेरोजगारी की क्या स्थिति थी, तो 2009 में बेरोजगारी की क्या स्थिति थी और 2019 में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इन दो समय बिंदुओं की अगर हम तुलना करते हैं तो ऐसे विश्लेषण को हम कहेंगे तुलनात्मक विश्लेषण। और एक हमारा होता है प्रायोगिक विश्लेषण। इसमें हम क्या करते हैं? दो संतुलन की जो स्थितियां हैं उसमें जो परिवर्तन हुआ है उन परिवर्तनों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। जब दो संतुलन स्थितियों में जो परिवर्तन है, जैसे हम कहें ये हमारा मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है और ये है हमारा है संतुलन। अब मांग बढ़ने से नया संतुलन बिंदु हमारा E1 पर स्थापित हो गया है, पहले कहां पे था? E पर। तो E से लेकर E1 तक जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तनों की श्रृंखला का जो अध्ययन है वो हम किसमें करते हैं? प्रायोगिक विश्लेषण में। और अंतिम हमारा है उपकरण एवं दिशा के आधार पर। उपकरण एवं दिशा के आधार पर आर्थिक विश्लेषण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा है निगमन विधि। निगमन विधि को हम काल्पनिक विधि भी कहते हैं, निराकार विधि भी कह सकते हैं या तर्क विधि भी कह सकते हैं। निगमन विधि को क्या कहा जाता है? तर्क विधि। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आर्थिक विश्लेषण किया जाता है उसके पीछे तर्क प्रस्तुत किया जाता है। तर्क विधि के आधार पर आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। तो जब हमारा आर्थिक विश्लेषण तर्कों के आधार पर किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का हम जो अध्ययन करते हैं वो तर्क के आधार पर करते हैं। एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है तो इसके पीछे हम तर्क प्रस्तुत करते हैं कि लाभ को अधिकतम करने के लिए वो कितनी मात्रा में उत्पादन करेगी। तो जब अध्ययन तर्कों के आधार पर किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? निगमन विधि। और इस विधि में क्या होता है? सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। मतलब इसमें जो अध्ययन होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्य से विशेष का मतलब कि एक सामान्य स्थिति है, सामान्य कथन है अर्थशास्त्र में कि प्रत्येक फर्म जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। प्रत्येक फर्म का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। तो ये जो लाभ अधिकतमीकरण की हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा सामान्य कथन। इस सामान्य कथन को अगर किसी फर्म विशेष में ढूंढा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? निगमन विधि। तो प्रत्येक फर्म का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अपना लाभ अधिकतमीकरण। और इस मान्यता के आधार पर किसी विशिष्ट फर्म के संदर्भ में अगर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह फर्म अपने लाभ को अधिकतम करेगी और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए किसी वस्तु की वो कितनी इकाइयां उत्पादित करेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? निगमन विधि। तो निगमन विधि में जो अध्ययन होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। यहाँ पे हमारा सामान्य कथन क्या था कि प्रत्येक फर्म का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतमीकरण। और इस लाभ अधिकतमीकरण को हम किसी विशिष्ट फर्म में खोजने का प्रयास करते हैं। इसके आधार पर हम उस सत्य का पता लगा सकते हैं। सामान्य सत्य क्या है? कि लाभ अधिकतमीकरण करना। और किसी फर्म विशेष का जब हम अध्ययन करते हैं तो फर्म जो होती हैं वो क्या प्रयास करती हैं? अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो उत्पादन की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करती हैं ताकि अपना लाभ वो अधिकतम कर सके। तो इसको हम कहते हैं निगमन विधि। दूसरा हमारा है आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है? एक तरह से कि जो सामान्य नियम होते हैं उसको हम किसी व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार में खोजने का प्रयास करते हैं। सामान्य नियम जैसे अगर हम कहें कि हमारा मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है? कि किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है
तो कीमत कम होने से उस वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से हमारा सामान्य नियम हो गया। और इस नियम को हम क्या करते हैं, किसी व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार में खोजने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सर्वमान्य नियम बन जाएगा कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है। किसी वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो उसका प्रभाव हम अलग अलग व्यक्तियों पर देखते हैं। तो वस्तु की कीमत में कमी होने से जो अलग अलग व्यक्ति हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या करते हैं, कीमत कम होने पर प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है। तो इससे हम एक सर्वमान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है। विशिष्ट फर्म की क्या स्थिति है कि जब कीमत कम होती है, विशिष्ट उपभोक्ता की हम बात कर रहे हैं, कीमत कम होती है तो एक उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु की मांग ज्यादा करता है। माना कि ए उपभोक्ता है, अब चाहे वो दूसरा उपभोक्ता बी है, सी है, डी है, ई है, इन सभी में अगर हम देखते हैं इनमें क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, वस्तु की कीमत कम होने पर ये सब क्या करते हैं, वस्तु का जो प्रयोग है वो बढ़ा देते हैं, वस्तु की जो क्रय करने की मात्रा है वो बढ़ा देते हैं। और इस आधार पर हम एक सर्वमान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग का नियम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक विशिष्ट जो स्थिति है उसको हम सामान्य सभी में खोजने का प्रयास करते हैं और सामान्य रूप से जो सभी लोग सर्वमान्य होता है उस निष्कर्ष के आधार पर हम एक नियम का प्रतिपादन कर देते हैं। और इसको प्रतिपादित करने के लिए हम आंकड़ों हैं, सांख्यिकी जो हैं उनका प्रयोग करते हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है और फिर विश्लेषण करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था वो आगमन विधि पर ही आधारित था और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुभव पर आधारित या ऐतिहासिक विधि। आगमन विधि को और क्या कहा जाता है, अनुभव पर आधारित या फिर ऐतिहासिक विधि। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी आर्थिक घटना या कोई भी घटना जो है उसका हम क्रमबद्ध तथ्यपरक अध्ययन करते हैं और वो जो तथ्य होते हैं, वो जो हमारा अध्ययन होता है वो तार्किक होता है। तो विज्ञान के जो नियम है, जैसे कि H2 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, विज्ञान के जो नियम होते हैं वो तार्किक होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, तथ्यपरक होते हैं, उनके पीछे लॉजिक होता है। लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों की अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो भी वास्तविक जीवन में, समाज में अवलोकनों पर आधारित होते हैं, समाज में उनका अवलोकन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के जो नियम होते हैं वो तार्किक होते हैं तो अर्थशास्त्र के नियम भी तार्किक होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का नियम है, मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, उत्पादन के नियम है, लगान, ब्याज और मजदूरी के नियम है। तो ये जो सारे नियम हैं वो तर्क पे आधारित हैं, वास्तविक जीवन में, समाज में अवलोकन पर आधारित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। और साथ साथ में हमने दोनों विधियां पढ़ी थी, आगमन विधि भी पढ़ी और निगमन विधि भी पढ़ी है। तो अर्थशास्त्र में इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर हम अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारा है यथार्थमूलक विज्ञान। यथार्थमूलक विज्ञान का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति है, जब हम वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हैं कि जो हमारे अर्थशास्त्र के विभिन्न नियम बने हैं क्या हैं, उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यथार्थमूलक अध्ययन या यथार्थमूलक विज्ञान। जैसे हम कहें किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है, तो यहाँ पे कारण क्या है, कीमत बढ़ना, और उसका परिणाम क्या है, मांग का घटना। तो जब हमारा आर्थिक विश्लेषण कारण और परिणाम के आधार पर किया जाता है, ऐसे विश्लेषण को हम क्या कहते हैं, ऐसे विज्ञान को हम क्या कहेंगे, यथार्थमूलक विज्ञान या यथार्थमूलक अर्थशास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अध्ययन होता है वो कारण और परिणाम के आधार पर होता है और इसका जो संबंध है वो किससे होता है, क्या है या क्या था। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि सन 2019-20 में भारत में बेरोजगारी
की जो दर है वो कितनी है 20%। जो कुल जनसंख्या उसका जो 20% पॉपुलेशन है जनसंख्या वो एक तरह से क्या है बेरोजगार है। या हम कहते हैं कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 20% जनसंख्या जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है। तो ये जो वास्तविक स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या है या पहले क्या था कि सन 2015 में बेरोजगारी की जो दर थी वो थी 2.8%। हमने मान लिया अंदाज से कि इतनी थी। तो जो स्थिति है या जो थी उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं यथार्थ मूलक में। जबकि हम आदर्श मूलक की अगर हम बात करते हैं तो आदर्श मूलक विज्ञान में क्या होता है मूल्यों वैल्यू जजमेंट जो होता है वो किया जाता है। मूल्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं कोई चीज अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है। तो अच्छा बुरा सही गलत का जो अध्ययन है वो हम किसमें करते हैं आदर्श मूलक विज्ञान में। जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा था, हमने कहा कि भारत में जो गरीबी है जो 20% पॉपुलेशन जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है। तो ये जो स्थिति है उसका संबंध किससे है यथार्थ मूलक से। लेकिन आदर्श मूलक में हम कहेंगे कि इतनी जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रहती है तो इसे दूर करने के लिए सरकार को विभिन्न कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है तो इसे दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार को लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो सुझाव दिए जाते हैं अच्छा बुरे का जब हम अध्ययन करते हैं सही गलत का अध्ययन करते हैं वो किसमें आता है आदर्श मूलक में। तो आदर्श मूलक अर्थशास्त्र जो है आदर्श मूलक विज्ञान जो है उसका संबंध किससे होता है क्या होना चाहिए। अभी बेरोजगारी है अभी गरीबी है पहले इतनी गरीबी थी इसका संबंध किससे है यथार्थ मूलक से। लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार माना कि कृषि के ऊपर कर लगाती है तो कर किन के ऊपर लगाना चाहिए कृषि पर जो बड़े बड़े किसान हैं उनकी आमदनी ज्यादा होती है तो सरकार को कृषि कर किस पे लगाना चाहिए बड़े बड़े किसानों पर लगाना चाहिए। तो ये क्या है आदर्श मूलक विज्ञान है। सरकार को क्या करना चाहिए जो अमीर व्यक्ति हैं उन पर अधिक कर लगाना चाहिए गरीब व्यक्तियों पर कम आयकर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये किसका भाग है आदर्श मूलक का। क्या होना चाहिए कि हम बात करते हैं आदर्श मूलक विज्ञान है। क्या था अभी क्या है या क्या होगा इसका अध्ययन किसमें आता है यथार्थ मूलक विज्ञान में। नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्र को कला भी माना जाता है। कला का मतलब क्या होता है किसी भी कार्य को करने का ढंग किसी कार्य को करने का जो सर्वोत्तम तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं कला कहते हैं। अब कला जो है उसी के आधार पर जैसा अभी हमने पढ़ा था आदर्श मूलक की जैसे निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं तो वो प्रयास जो किसके ऊपर निर्भर करेंगे जो वास्तविक स्थिति क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब क्या है स्थिति अगर पता है तभी क्या होना चाहिए का सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब आदर्श मूलक अर्थशास्त्र की जो प्राप्ति है वो किसके ऊपर निर्भर है यथार्थ मूलक के ऊपर। मतलब सरकार को जब पता है कि भारत में 20% जनसंख्या जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है तभी वो गरीबी निर्धनता को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएगी। तो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाए किसी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए। जैसे हम निर्धनता गरीबी की बात कर रहे हैं तो निर्धनता या गरीबी को दूर करने के लिए अर्थशास्त्र के जो भी नियम है विधियां हैं उनका प्रयोग करना एक तरह से क्या है कला है। एक उत्पादक अपने लाभ को किस प्रकार से अधिकतम करता है एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को किस प्रकार से अधिकतम करता है अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सभी का प्रयोग करना एक तरह से क्या है कला है। क्लियर हो गया कि जैसे भारत में बेरोजगारी की स्थिति है तो बेरोजगारी को दूर करने अब हम देखेंगे आर्थिक नियमों में कौन कौन सी कमियां होती हैं। हम विज्ञान के नियमों की अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान के जो नियम हैं वो एक तरह से निश्चित होते हैं चाहे वो भौतिक शास्त्र है रसायन शास्त्र है इनके जो नियम है इनके जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं प्रयोगशाला में इनकी वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र एक तरह से क्या है सामाजिक विज्ञान है इसलिए हम इनके जो नियम है इनके जो सिद्धांत है वो किसी प्रयोगशाला में जांच नहीं सकते हैं। प्रयोगशाला एक तरह से क्या होती है जो हमारा समाज है उसी में हम उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि भौतिक शास्त्र के नियम है रसायन शास्त्र के जो नियम होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के
उन नियमों की जो शुद्धता होती है वैसी शुद्धता अर्थशास्त्र के नियमों की नहीं होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के नियमों में पूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है। वो बहुत सारी मान्यताओं पे आधारित होते हैं जिससे लोगों की विश्वसनीयता क्या होती है उनके ऊपर कम होती है। तो ये आर्थिक नियमों की कमियां हैं। फिर अर्थशास्त्र के नियमों की हम मान्यताओं की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक नियम जो होते हैं वो बहुत सारी मान्यताओं पे आधारित होते हैं। जब हम अर्थशास्त्र का कोई नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो उसके पीछे हम कुछ कल्पना कर लेते हैं, कुछ परिस्थितियां मान लेते हैं जिनको हम दिया हुआ मान लेते हैं। तो जिनको हम दिया हुआ मान लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, मान्यताएं कहा जाता है। ठीक है, अब ये मान्यताएं जनरल अगर हम देखते हैं तो आर्थिक विश्लेषण में कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण में जिनको दिया हुआ मान लेते हैं, तो जैसे हम कहते हैं अन्य बातें समान रहें। जैसे हम मांग का नियम की बात करते हैं, क्या कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो अन्य बातों का मतलब जो मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अलावा अन्य तत्व उनको हमने क्या मान लिया, स्थिर। तो अन्य बातें समान रहने की मान्यता, अन्य तत्वों को हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। फिर हम क्या मानते हैं अर्थशास्त्र में, उपभोक्ता उत्पादक एक तरह से क्या होते हैं, विवेकशील होता है। उपभोक्ता क्या करता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। फिर व्यक्ति जो है वो एक तरह से क्या है, आर्थिक मानव है, आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। और फिर हम संतुलन की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है अपने वो प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में है और फिर उसमें जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो उसका सेकंड जो पार्ट है जिसमें हम आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हमारे जो मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं, अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, उत्पादन संभावना वक्र हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट जो है उसके एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो ये वीडियो का हमारा पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट आप नेक्स्ट देख सकते हैं। थैंक यू।